5 दिसंबर 1945 दोपहर के 1:30 बजे अमेरिकी नौसैनिक हवाई अड्डा फोर्ट लॉडरडेल, फ्लोरिडा। लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरोल टेलर अपने स्टूडेंट पायलटों के साथ एक ट्रेनिंग फ्लाइट पर जाने की तैयारी कर रहे थे। वे हाल ही में नौसैनिक हवाई अड्डे मियामी से स्थानांतरित हुए थे और उधर भी वे टॉर्पिडो बॉम्बिंग प्लेन इंस्ट्रक्टर के रूप में ही कार्यरत थे। इससे पहले वे प्रशांत महासागर में अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस हैनकॉक पर टॉर्पिडो बॉम्बर पायलट के रूप में सेवा दे चुके थे और इससे पता चलता है कि वे काफी अनुभवी थे। आज उन्हें अपने साथ 4 स्टूडेंट पायलटों को लेकर ग्रमन टीबीएफ एवेंजर जहाजों में नेविगेशन तथा युद्ध की ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरना था। दोपहर 2:10 उन्होंने फ्लोरिडा के उस नौसैनिक हवाई अड्डे से पूर्व दिशा की ओर उड़ान भरी। करीब आधे घंटे की उड़ान के बाद उन्होंने प्रशिक्षण के लिए एक निर्धारित जगह पर समुद्र में बम गिराने शुरू किए। इसके बाद दोपहर 3 बजे आखिरी बम गिराने के बाद इस विमान दल ने उत्तर की ओर उड़ना शुरू किया। कुछ समय बाद उन्हें फिर हवाई अड्डे की तरफ मुड़ना था, पर इसके बाद उनका केवल एक संदेश रेडियो पर सुनाई दिया कि उन सबके कंपास खराब हो गए हैं और उन्हें दिशा का कोई पता नहीं चल रहा है। यह विमान दल भटक चुका था। आश्चर्य की बात थी कि सभी के कंपास भला एक साथ कैसे खराब हो गए थे। वे काफी समय तक दिशा को समझने का प्रयास करते रहे। उनके हाथों से समय निकला जा रहा था और फिर उनका हवाई अड्डे से संपर्क टूट गया और यह दल गायब हो गया। इस बात का पता चलते ही सभी नजदीकी नौसैनिक अड्डों को सूचित किया गया और करीब रात के 7:30 बजे पीबीएम मैरिनर जहाज ने इस लापता दल को खोजने के लिए उड़ान भरी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से 20 मिनट बाद यह विमान भी रडार से गायब हो गया। ये सभी विमान फिर कभी नहीं मिले। यह समुद्र का वही इलाका था जो आगे चलकर बरमुदा ट्रायंगल के नाम से कुख्यात होने वाला था। 28 जनवरी 1948 लिस्बन, पुर्तगाल। स्टार टाइगर नामक एक ब्रिटिश यात्री विमान ने अपने 25 यात्री तथा 6 कर्मी दल के साथ बरमुदा के लिए 11:45 पर उड़ान भरी। अटलांटिक महासागर में इतनी लंबी यात्रा के लिए बीच में सांता मरिया नामक एक द्वीप पर दोबारा ईंधन भरने के लिए एक पड़ाव था। वैसे तो यह पड़ाव केवल 1 घंटे 15 मिनट का होना था, पर मौसम खराब होने के कारण विमान को वहां रात भर के लिए रुकना पड़ा। अगले दिन 29 जनवरी को देर दोपहर 3:30 बजे इस विमान ने बरमुदा के लिए उड़ान भरी। हालांकि उस समय भी तेज हवाएं चल रही थी। इससे ठीक 1 घंटे पहले एवरो लंकेस्ट्रियन नामक एक और ब्रिटिश यात्री विमान ने भी बरमुदा के लिए उड़ान भरी थी और इसके पायलट ने स्टार टाइगर के साथ रेडियो संपर्क में रहकर मौसम की जानकारी देते रहने का भरोसा दिया। लगातार 10 घंटे तक अटलांटिक महासागर पर उड़ने के बाद अगले दिन 30 जनवरी के दोपहर 1:30 बजे सामने वाले जहाज लंकेस्ट्रियन को पता चला कि तेज हवाओं की वजह से वे अपने तय रास्ते से 100 किलोमीटर तक खिसक गए हैं और फिर उन्होंने अपने रास्ते में सुधार किया। इसके आधे घंटे बाद स्टार टाइगर को भी इस बात का पता चला और उन्होंने भी अपनी उड़ान पथ को सुधारा। इसके बाद वे सामान्य रूप से आगे बढ़ते रहे। दोनों विमानों को शाम के 4 बजे के आसपास बरमुदा में उतरना था। बरमुदा के रेडियो ऑपरेटर से दोनों विमान संपर्क में थे, लेकिन शाम 3:50 पर स्टार टाइगर का बरमुदा ऑपरेटर के साथ संपर्क टूट गया। यह विमान दोबारा फिर कभी नहीं मिला। यह वही बरमुदा ट्रायंगल का इलाका था। 28 दिसंबर 1948 सैन जुआन, पुर्टो रिको। एक डगलस DC-3 यात्री विमान ने 29 यात्रियों तथा 3 कर्मी दल के साथ मियामी, फ्लोरिडा के लिए रात 10 बजे उड़ान भरी। इसे सुबह 4 बजे तक मियामी पहुंचना था। यात्रा के अंतिम समय में पायलट ने सुबह 4:13 पर अपनी स्थिति की जानकारी रेडियो पर दी कि वह अभी भी मियामी से 80 किलोमीटर दूर है, पर इसके बाद उस विमान से कोई संपर्क नहीं हो पाया। यह उनका अंतिम संदेश था और वह भी इसी बरमुदा ट्रायंगल में कहीं गायब हो गया। वैसा ही एक और विमान जिसका नाम स्टार एरियल था, बरमुदा के किंडले हवाई अड्डे से सुबह के 8:40 पर
13 यात्रियों तथा 7 कर्मी दलों के साथ इस विमान ने किंगस्टन के लिए उड़ान भरी, लेकिन यह भी ठीक उसी बरमुदा ट्रायंगल पर से गायब हो गया। अप्रैल 1950, सवाना, जॉर्जिया, अमेरिका। सैंड्रा नामक एक बड़ा मालवाहक जहाज 300 टन कीटनाशक डीडीटी लेकर वेनेजुएला के लिए रवाना हुआ, पर वह भी बरमुदा ट्रायंगल को पार नहीं कर पाया और हमेशा के लिए लापता हो गया। आगे और भी ऐसी घटनाओं का क्रम चलता रहा। इन घटनाओं की शुरुआत में फ्लाइट 19 की दिसंबर 1945 की घटना सबसे अधिक चर्चित है, लेकिन इससे ठीक पहले 10 जुलाई 1945 को भी वैसी ही घटना घट चुकी थी। एक ट्रेनिंग मिशन पर PBM-5 मेरिनर विमानों का दल नौसैनिक हवाई अड्डे बनाना रिवर, फ्लोरिडा से शाम 7:07 पर उड़ा था। वे सही से अपना मिशन पूरा कर रहे थे, पर रात 1:15 बजे उनका हवाई अड्डे से संपर्क टूट गया और वो दल भी पूरा का पूरा गायब हो गया। यह लिस्ट बहुत लंबी है और ऐसे कई जहाज हैं जो इस इलाके के भेंट चढ़ गए। केवल 1945 के फ्लाइट 19 की घटना ही पहली नहीं थी, उससे कई पहले से ऐसी घटनाएं होती आ रही थी। 4 मार्च 1918 को USS साइक्लोप्स बारबाडोस, वेस्ट इंडीज से बाल्टीमोर, अमेरिका के लिए निकला था, पर बरमुदा ट्रायंगल में ही कहीं अपने 306 यात्री तथा कर्मी दल के साथ लापता हो गया। SS कोटोपैक्सी, एक मालवाहक जहाज कोयला लेकर 29 नवंबर 1925 को चार्ल्सटन, साउथ कैरोलिना, अमेरिका से हवाना तथा क्यूबा के लिए निकला था और 5 दिसंबर के आसपास यह भी अपने 32 कर्मी दल के साथ इसी बरमुदा ट्रायंगल में कहीं गायब हो गया। दरअसल बरमुदा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर में वो त्रिकोणीय स्थान है जो अमेरिका के फ्लोरिडा से प्यूर्टो रिको और बरमुदा को जोड़ता है। इन सभी घटनाओं को सुनने के बाद आपको भी यह स्थान बहुत ही अशुभ या रहस्यमय सा लग रहा हो, तो प्रश्न उठता है कि आखिर वहां ऐसा क्या है कि इस तरह की घटनाएं घटती रहती और आखिर क्या रहस्य है इस स्थान का। आज शोध के बाद इस स्थान के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है और अब यह रहस्य भी खुल चुका है। तो आइए इस रहस्य को समझते हैं। इस स्थान के ऊपर वैज्ञानिकों ने कई थ्योरी या सिद्धांत दिए हैं, हालांकि वे सभी वैसी ही हैं जैसा कि अधिकतर पश्चिम के अज्ञानी दिया करते हैं। अगर आप इतिहास को अच्छे से जानते हैं तो आप समझ रहे होंगे मेरा संकेत किस ओर है। खैर, हम एक बार इन थ्योरी को भी देख लेते हैं। इसमें पहली थ्योरी है मैग्नेटिक एनोमलीज की, जिसके अनुसार इस क्षेत्र में पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति बिगड़ी हुई है या कभी-कभी बिगड़ जाती है, जिस कारण जहाजों तथा विमानों के नेविगेशन में बाधा उत्पन्न होती है। परंतु इस थ्योरी में एक बहुत बड़ी कमी यह है कि अब तक इसका कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिला है और यह केवल एक हास्यास्पद अनुमान के अलावा कुछ नहीं है। दूसरी थ्योरी कहती है कि समुद्र तल के नीचे फंसे हुए मीथेन गैस के रिसाव के बारे में, यानी कभी अचानक से समुद्र तल से मीथेन गैस रिस कर ऊपर आता है और इन गैस के बुलबुलों के कारण जहाज अपने तैरते रहने की क्षमता खो देते हैं और डूब जाते हैं। अब भौतिक शास्त्र के अनुसार यह बात तो सही है कि अगर हवा के बुलबुले अधिक मात्रा में हों तो वे किसी भी चीज की तैरते रहने की क्षमता को समाप्त कर सकते हैं, पर हम इसे सही नहीं मानते क्योंकि ऐसे किसी रिसाव का अब तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। और अगर मिल भी जाए तो आप उड़ते हुए विमानों के बारे में क्या कहेंगे? उन्हें भला इस मीथेन गैस ने कैसे प्रभावित किया होगा? तीसरी थ्योरी कहती है रोग वेव्स के बारे में, यानी कि ऐसे विशालकाय समुद्री लहरें जो 100 मीटर तक ऊंचे हों। ये लहरें कई तूफानों के एक साथ निकट आने पर बनते हैं। ऐसे विशालकाय लहरों को जहाज सह नहीं पाते और डूब जाते हैं। अब इस थ्योरी में भी गड़बड़ी है। प्रश्न उठता है कि क्या ये लहरें उड़ते हुए विमानों को भी डुबा सकते हैं? अब क्योंकि विमान तो कई 100 मीटर ऊपर उड़ रहे होते हैं, तो उनके साथ क्या हुआ? हम इसे भी एक बकवास थ्योरी ही मानेंगे, क्योंकि अब तक समुद्र में तूफान से बनने वाली सबसे ऊंची लहर भी केवल 30 मीटर की ही मापी गई है। ऐसे विशाल लहर केवल सुनामी में ही बनते हैं और अब तक बरमुडा के आसपास ऐसी किसी ऊंची लहर या सुनामी को रिकॉर्ड नहीं किया गया है। कई और भी थ्योरी हैं जिनकी चर्चा करना समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है।
जिनमें पैरेलल यूनिवर्स, एलियंस आदि मिथक सब शामिल हैं। तो सही कारण क्या है? सही कारण अगर मैं आपको बताऊं तो कदाचित आप विश्वास ही नहीं करेंगे, परंतु यह मैं आपसे ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। काफी शोध के बाद जो सामने आया वह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, बरमुदा त्रिकोण का रहस्य असल में कुछ है ही नहीं। बरमुदा त्रिकोण की कहानी केवल लोकप्रियता के लिए रची गई थी, जो समय के साथ एक बड़े रहस्य वाली किंवदंती में बदल गई। अभी आपने जितनी भी बरमुदा ट्रायंगल की दुर्घटनाओं को सुना, उनके पीछे कई तार्किक कारण हैं और कोई ऐसी रहस्य वाली बात नहीं है। अगर आप उन दुर्घटनाओं के पीछे की सच्चाई जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिख करके बताएं। मैं इन पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप हर एक दुर्घटना के पीछे के कारणों को अच्छे से समझ सकेंगे। अभी इस वीडियो में सब बताना संभव नहीं है, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है कि बरमुदा ट्रायंगल के क्षेत्र में ऋतु या मौसम अधिक अस्थिर रहता है और यहाँ कभी हरिकेन जैसे तूफान तो कभी छोटे मोटे तूफान आते रहते हैं, जो कि इन दुर्घटनाओं का कारण हो सकते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि यह भी सत्य नहीं है। इस त्रिकोण के क्षेत्र में जो समुद्र पड़ता है उसका नाम है सरगासो सी। यह उत्तर अटलांटिक महासागर का ही एक क्षेत्र है और सरगासो सागर अपने शांत तथा स्वच्छ पानी के लिए जाना जाता है, ना कि तूफानों के लिए। हरिकेन जैसे तूफान जहां आते हैं वह इस क्षेत्र से काफी दूर उत्तर में है। अटलांटिक महासागर के इस उत्तरी क्षेत्र में हाँ, मौसम थोड़ा अस्थिर रहता है, पर यहाँ पर घटी दुर्घटनाओं को भी बरमुदा त्रिकोण से जोड़ा जाता है, जो कि केवल इस दंत कथा या अफवाह को अधिक बल देने के लिए ही है, जबकि यह क्षेत्र बरमुदा ट्रायंगल से काफी दूर है। प्रथम बात तो यह कि जैसा कि स्थान के बारे में बताया जाता है या वीडियो इत्यादि बनते हैं, वैसे यह स्थान है ही नहीं। यानी यहाँ से सैकड़ों जहाज और विमान आज भी सुरक्षित रूप से आवागमन करते हैं। दुर्घटनाएं कभी कभार ही घटती हैं और उतनी ही घटती हैं जितनी कि किसी और व्यस्त क्षेत्र में घटती हों। यानी कि अगर आप आंकड़ों की ओर ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर घटी घटनाएं उतनी ही हैं जितना कि किसी और जगह होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस क्षेत्र को बाकी स्थानों से अलग या विचित्र बनाती है। तो अब यह प्रश्न उठता है कि फिर यह क्षेत्र इतना प्रसिद्ध कैसे हो गया? दरअसल 1964 में अमेरिका में अर्गोसी नामक एक सस्ती मैगजीन या पत्रिका में विंसेंट गार्डिस द्वारा लोकप्रियता, सनसनी तथा पत्रिका की अधिक बिक्री के उद्देश्य से द डेडली बरमुदा ट्रायंगल नाम से एक लेख छपा गया था। यही वो पहली बार था जब बरमुडा ट्रायंगल शब्द का प्रयोग किया गया था। यह तरीका काम कर गया और उसने पत्रिका की बिक्री भी बढ़ा दी थी। इसके बाद इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए 1974 में चार्ल्स बर्लिट्ज द्वारा द बरमुदा ट्रायंगल नाम से एक पुस्तक लिखी गई, जिसमें समुद्र में डूबे हुए काल्पनिक अटलांटिस द्वीप से लेकर परग्रही जीव, एलियंस आदि के बारे में लिखा था। उद्देश्य वही था, सनसनी फैलाना तथा पुस्तक की बिक्री को बढ़ाना, और यह भी सफल रहा। इसके बाद तो जैसे सभी में होड़ लग गई कि कौन कितना झूठ गढ़ता है इस पर। फिर इस पर और भी कई पुस्तकें, पत्रिकाओं में लेख, फिल्में आदि सब बनने लगे। सभी इस झूठी अफवाह का फायदा उठा रहे थे, पैसे कमा रहे थे और यह आज तक जारी है। आशा है कि यह वीडियो जानकारी से भरपूर लगा होगा और पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर अगले वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।